वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो देखिए, कल की क्लास में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के बारे में। एक बार थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं इन वंशों के बारे में कि हमने पढ़ा था पाल वंश। पाल वंश की जो स्थापना हुई थी वो बंगाल में हुई थी 750 ईस्वी में। जिस राजा ने की उस राजा का नाम था गोपाल। ठीक है भाई। और इस वंश का जो प्रमुख शासक था या महान शासक था उसका नाम था धर्मपाल। इसके बाद हमने दूसरा वंश जो पढ़ा उस वंश का नाम है राष्ट्रकूट वंश। और राष्ट्रकूट वंश के बारे में हमने पढ़ा था कि यह वंश दक्षिण भारत में था। इस वंश की स्थापना यानी राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। इस वंश में और भी राजा हुए थे, जैसे कि ध्रुव फर्स्ट, इस तरह से, और गोविंद तृतीय, इस तरह से और भी शासक हुए थे। तो इनके बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। गुर्जर प्रतिहार वंश, जैसा कि मैंने बताया था कि ये वही तीन वंश हैं जिनमें त्रिकोणीय या त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और तीसरा जो आज हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। अब देखिए, नया वंश है अपना गुर्जर प्रतिहार वंश। इस वंश की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 725 ईस्वी में। कहां हुई थी? गुजरात में। ठीक है भाई। गुजरात में होने के कारण इस वंश को कहा जाता है गुर्जर प्रतिहार वंश। स्थापना किसने की? उस व्यक्ति का नाम है नागभट्ट प्रथम। ठीक है भाई। नागभट्ट प्रथम बड़ा वीर शासक था। ठीक है। नागभट्ट प्रथम ने क्या किया कि इसके समय में सिंध की ओर से होने वाले अरबी आक्रमणों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। ठीक है भाई। यानी कि जिस समय नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था उस समय सिंध की ओर से अरबों द्वारा आक्रमण किए जाते थे, जिनका इसने सफलतापूर्वक क्या किया था? मुकाबला किया था, डट करके सामना किया था। इसके बाद में नागभट्ट प्रथम के बाद में शासक बनता है वत्सराज। इस वत्सराज के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि वत्सराज राष्ट्रकूट शासक जिसका नाम था ध्रुव फर्स्ट, इसने हराया था। किसको? वत्सराज को। कब हराया? त्रिपक्षीय संघर्ष में। ठीक है भाई। इस वत्सराज ने क्या किया? इस वत्सराज ने सबसे पहले यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश में सबसे पहले सम्राट की उपाधि धारण की थी। वत्सराज के बाद में इसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय या नागभट्ट सेकंड शासक बनता है। और नागभट्ट सेकंड ने गंगा के क्षेत्र पर आक्रमण किया और अपना राज्य
कन्नौज तक विस्तृत कर लिया, कन्नौज तक फैला लिया और इसने अपनी राजधानी भी किसको बनाया था, कन्नौज को राजधानी बनाया, राजधानी भी कन्नौज को बना लिया था। अच्छा, नागवट सेकंड जो राजा था, इस नागवट सेकंड को पराजित किया था राष्ट्रकूट वंश के राजा, राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने, गोविंद तृतीय ने पराजित किया था। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया होगा कि वत्सराज का पुत्र नागवट सेकंड या नागवट द्वितीय शासक बना था और इसने कन्नौज तक पर अपना अधिकार कर लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। लेकिन नागवट सेकंड को एक राष्ट्रकूट शासक किसने पराजित कर दिया, गोविंद तृतीय ने। इसके बाद में शासक बनता है भोज फर्स्ट, इसका दूसरा नाम था मिहिर भोज। इस वंश का सबसे प्रतापी जो शासक था वो मिहिर भोज था, यानी कि यह राजा इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इस मिहिर भोज के समय ही एक अरब व्यापारी या जिसे हम कहें अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। ठीक है, तो प्रश्न बनता है कि अरब व्यापारी सुलेमान किस शासक के समय भारत आया था, तो आंसर होगा भोज फर्स्ट या मिहिर भोज। इससे आगे इधर देखिए, इसके बाद में शासक बनता है महेंद्रपाल। इस महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर नाम का कवि रहता था और इस राजशेखर ने एक रचना लिखी जिसका नाम है कर्पूर मंजरी। ठीक है भाई, प्रश्न में पूछ लेता है कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है, तो आंसर क्या होगा, राजशेखर। अथवा दूसरे प्रश्न में यह पूछता है कि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे, तो महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इसके बाद में महेंद्रपाल का पुत्र महीपाल शासक बनता है और यह महीपाल राष्ट्रकूट वंश के शासक इंद्र तृतीय द्वारा पराजित कर दिया जाता है। पराजित होने के बाद में जब महीपाल पराजित हो जाता है तो गुर्जर प्रतिहार वंश की जो शक्ति है वो कम होने लगती है, यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन होने लगता है। अंत में जब भारत पर महमूद गजनवी आक्रमण करता है उस समय इस वंश का जो राजा होता है वो होता है राज्यपाल। ठीक है भाई, लेकिन क्या होता है कि यह राज्यपाल महमूद गजनवी के आक्रमण के डर से अधीनता स्वीकार कर लेता है। किसकी, महमूद गजनवी की। जब वहां के लोगों को, प्रजा को या सरदारों को पता चलता है कि राज्यपाल ने महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली है, तो महमूद गजनवी के भारत से लौटने के बाद में वहां के सरदार इसकी क्या कर देते हैं, मृत्यु कर देते हैं। इस तरह धीरे धीरे गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन होने लग जाता है। तो ये अपना हुआ गुर्जर प्रतिहार वंश। एक बार दोबारा देख लें इसके बारे में। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो हुई थी वो 725 ईस्वी में गुजरात में होने के कारण इस वंश का नाम भी क्या रखा गया, गुर्जर प्रतिहार वंश रखा गया। इस वंश का जो प्रथम शासक था वो था नागवट प्रथम। यह बड़ा ही वीर था। इसने क्या किया कि सिंध क्षेत्र से जो अरबी शासकों के आक्रमण होते थे उनका सफलतापूर्वक डटकर के मुकाबला किया था। इसके बाद में शासक बनता है वत्सराज और इस वत्सराज नामक राजा को राष्ट्रकूट शासक द्रुमफस्ट त्रिपक्षीय संघर्ष में हरा देता है। और यह वत्सराज इस वंश का ऐसा पहला शासक था जिसने कौन सी उपाधि धारण की, सम्राट की पदवी धारण की थी। वत्सराज के बाद में
नागवट सेकंड राजा बनता है और ये नागवट सेकंड गंगा की घाटी में आक्रमण करता है और कन्नौज तक के प्रदेश को जीत लेता है। जीतने के बाद में ये कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेता है, लेकिन कन्नौज के कारण ही त्रिपक्षीय संघर्ष युद्ध होता है, जिसमें राष्ट्रकूट शासक कौन, गोविंद तृतीय और नागवट सेकंड को पराजित कर देता है। इसके बाद में शासक बनता है भोज फर्स्ट, जिसका दूसरा नाम है मिहिर भोज। यह गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। प्रश्न में पूछ भी लेता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो आंसर होगा मिहिर भोज। दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर का यहां बनता है कि अरब व्यापारी या अरब यात्री सुलेमान किस शासक के समय भारत आया था, तो आंसर क्या होगा, मिहिर भोज या भोज फर्स्ट। मिहिर भोज के बाद में शासक बनता है महेंद्र पाल और महेंद्र पाल के दरबार में एक कवि लेखक रहता है जिसका नाम है राजशेखर, और राजशेखर ने एक रचना लिखी, एक ग्रंथ लिखा, एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है कर्पूर मंजरी। तो इस राजशेखर का कौन होता है, शिष्य होता है। ठीक है, प्रश्न में यह भी पूछ लेता है कि राजशेखर का संरक्षक कौन था, तो आंसर क्या होगा, महेंद्र पाल। इसके बाद में शासक बनता है महिपाल, जो राष्ट्रकूट वंश के शासक इंद्र तृतीय से बुरी तरह से पराजित होता है। धीरे धीरे गुर्जर प्रतिहार वंश की जो सत्ता है वो पतन की ओर जाती है और अंत में जब महमूद गजनवी आक्रमण करता है तो उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा राज्यपाल होता है और यह राज्यपाल गजनवी के आक्रमण के वजह से स्वयं अधीनता स्वीकार कर लेता है। लेकिन जैसे ही महमूद गजनवी भारत से जाता है तो वहां की जनता इस राज्यपाल को मृत्युदंड दे देती है और इस तरह से गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन होता है। इसके बाद अगला वंश पढ़ेंगे चोल वंश। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया होगा। अगला वंश है चोल वंश। देखिए, दक्षिण भारत में 3 वंश प्रमुख थे, चोल, चेर और तीसरा था पांड्य। ठीक है, इस तरह से ये 3 स्वतंत्र राज्य थे। उनमें एक जो राज्य था वो था चोल राज्य, में चोल वंश का प्रादुर्भाव हुआ। इस चोल वंश की जानकारी हमें अशोक के अभिलेखों में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मिलती है, स्वतंत्र राज्य के रूप में मिलती है। ठीक है, चोल वंश के जो राजा थे वो तमिल भाषी थे, तमिल भाषी थे, यानी तमिल भाषा को अपनाते थे और इन राजाओं ने तमिल भाषा में अनेक उच्च कोटि के साहित्य का निर्माण किया था, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि तिरुवल्लुवर ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है कुरल। ठीक है भाई, तो ये जो कुरल जो ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में, तमिल भाषा में। और चोल वंश के राजा किस भाषा को अपनाते थे, तमिल भाषा को अपनाते थे। चोल वंश में करिकाल नाम का एक राजा हुआ था जिसने पुगार या पुहार नामक नगर की स्थापना की या नगर की नींव रखी थी। इसने क्या किया, करिकाल ने सिंघल से युद्ध किया, सिंघल से युद्ध किया और युद्ध के बाद में जो इसने बंदी बनाए थे उन बंदियों से कावेरी नदी पर, यानी युद्ध बंदियों से कावेरी नदी पर 100 मील लंबे पुल का निर्माण करवाया और यह अपनी राजधानी उरगपुर से
उरगपुर से कावेरी पत्तन ले आया। ठीक है भाई, तो करिकाल ने किससे युद्ध किया था? सिंघल से युद्ध किया था और युद्ध बंदियों से कावेरी नदी पर 100 मील लंबे एक पुल का निर्माण करवाया था और जो राजधानी उरगपुर थी उसे बदल दिया और कावेरी पत्तन को राजधानी बना दिया। इसके बाद में इस वंश में जो शासक होता है उसका नाम है राजराज प्रथम। इस राजराज प्रथम ने तंजौर में वृदेश्वर या राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था और यह मंदिर भगवान शिव से संबंधित था। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वृदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो आंसर में क्या आएगा? राजराज प्रथम। और दूसरा प्रश्न भी बनता है कि राजराजेश्वर मंदिर कहां स्थित है? तो आंसर क्या होगा? तंजौर। इसके बाद में शासक बनता है राजेंद्र प्रथम। इस राजेंद्र प्रथम ने क्या किया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा से लेकर मगध व गंगा तक के क्षेत्रों को जीत लिया था और जीतने के बाद में इसने एक उपाधि धारण की। उस उपाधि का नाम है गगई कोंड की उपाधि। गगई कोंड की उपाधि। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है 1 नंबर का कि गगई कोंड की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? तो आंसर आएगा राजेंद्र प्रथम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में इधर देखिए कि राजेंद्र प्रथम का जो उत्तराधिकारी बनता है वो इसका पुत्र बनता है और पुत्र का नाम होता है राजाधिराज। लेकिन इस राजाधिराज को एक चालुक्य शासक सोमेश्वर द्वारा इसकी मृत्यु कर दी जाती है। ठीक है, ये चालुक्य शासक होता है सोमेश्वर, लेकिन राजेंद्र प्रथम बाद में क्या करता है? इस चालुक्य शासक को हराता है और अपने वंश यानी कि अपने पुत्र और वंश दोनों का बदला ले लेता है। लेकिन धीरे धीरे राजेंद्र प्रथम के बाद में जो चोल वंश है, चोल वंश उसका पतन होने लगता है। तो इस तरह से यह हुआ आपका चोल वंश। इसके बारे में एक बार फिर देखें कि दक्षिण भारत में 3 वंश थे, चोल वंश, चेर और पांड्य। ये तीनों स्वतंत्र राज्य थे। इसकी जानकारी हमें चोल राज्य की जानकारी अशोक के अभिलेखों में स्वतंत्र राज्य के रूप में मिलती है। चोल वंश के जो शासक थे वो तमिल भाषी थे। इन्होंने उच्च कोटि के साहित्य का निर्माण भी किस भाषा में किया था? तमिल भाषा में किया था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यानी कि तमिल भाषा का सबसे अच्छा उदाहरण हमें तिरुवल्लुवर द्वारा रचित जो ग्रंथ है कुरल, उसमें मिलता है। ठीक है, इस वंश में एक शासक होता है करिकाल, जिसने पुगार या पोहार नगर की स्थापना की थी। करिकाल ने सिंघल से युद्ध किया और युद्ध में जो बंदी बनाए गए थे, जो सैनिक, उन युद्ध बंदियों से कावेरी नदी पर 100 मील लंबे एक पुल का निर्माण कराया गया था। ठीक है, करिकाल ने अपनी राजधानी उरगपुर से कहां स्थानांतरित की थी? कावेरी पत्तन में। इसके बाद में शासक होता है राजराज प्रथम और राजराज प्रथम तंजौर में एक वृदेश्वर मंदिर, जिसका दूसरा नाम है राजराजेश्वर मंदिर, जो किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। इसके बाद में शासक बनता है राजेंद्र प्रथम और ये राजेंद्र प्रथम क्या करता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मगध से लेकर के गंगा तक के क्षेत्र को जीत लेता है और इस खुशी में वो एक उपाधि धारण करता है। उस उपाधि का नाम है गगई कोंड की उपाधि। इसके बाद में यानी कि राजेंद्र प्रथम के बाद में जो उत्तराधिकारी होता है उसका पुत्र होता है राजाधिराज। लेकिन राजाधिराज की मृत्यु एक चालुक्य शासक
सोमेश्वर द्वारा कर दी जाती है। इसका बदला राजेंद्र प्रथम ले लेता है, लेकिन बाद में राजेंद्र प्रथम के बाद में चोल वंश पतन की ओर चला जाता है। ठीक है भाई, तो आज जो हमने पढ़ा वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा और आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, समाप्त करते हैं और कल यानी कि फ्राइडे को, शुक्रवार को आपका टेस्ट होगा। जहां तक जो पढ़ा दिया गया है उससे संबंधित आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे और आप कमेंट में उनका आंसर देना। ठीक है, इस आज जो पढ़ाया है इससे संबंधित जो भी नोट्स है वो पीडीएफ फाइल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और सैटरडे और संडे की अपनी क्या रहेगी, छुट्टी रहेगी और मंडे को आपको पढ़ाया जाएगा चोल प्रशासन, चोल कला और चोल समाज के बारे में। ठीक है, तो अच्छी तरह से टेस्ट की तैयारी करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।